पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 का चुनाव इस देश में एक अलग कहानी लिखने की तैयारी में जुट गया है। हर चुनाव हालांकि अलग होता है, लेकिन पिछले दो चुनाव से ये देखा जा रहा है कि 2014 की बात करें या 2019 की, चुनाव की धारा बदल गई है और आम जनता किस आधार पर वोट करती है वो सभी जान रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में जिस तरह से गठबंधन का बनना और बिखरना शुरू है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये मन बना लिया है। और ये जब देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि 400 के पार अब की बार, तो निश्चित रूप से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कई हथकंडे अपनाएगी। युद्ध और चुनाव में कहा जाता है, प्यार में भी कहा जाता है कि सब कुछ जायज होता है, साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति अपनाई जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और न ही इसे गलत माना जाता है, क्योंकि हर वो काम होता है जिससे कि उनके हाथ में जीत हासिल हो जाए। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लेकर के जिस तरह के परसेप्शन बने हैं और जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है पूरी तरह से बिखर गया है, डरा हुआ है। तो यही बात अगर एनडीए के लिए कहा जाए तो वहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ आपने देखा कि एनडीए को बनाने के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन अचानक से जो चीज़ें सामने आई उसमें साफ नजर आया कि एनडीए भी बिखर गया। एनडीए में ही पशुपति कुमार पारस, जो 2021 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने भतीजा चिराग पासवान को छोड़ करके आए, पार्टी टूटी, पार्टी के 6 में से 5 सांसद जो हैं वो पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए। लेकिन परिस्थितियां बदली, राजनीति बदली और अब पशुपति कुमार पारस ही एनडीए से बाहर है। इस बीच आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन सब बातों के बावजूद, इतनी सारी परेशानियों और कठिनाइयों के बावजूद चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने रहे। उन्होंने किसी भी दल या गठबंधन में जाने का कोई भी इरादा स्पष्ट नहीं किया और शुरू से अंत तक वो बोलते रहे कि वो एनडीए में हैं। हालांकि इस बात को लेकर के पशुपति कुमार पारस ने कई बार कहा कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी गाहे बगाहे इस पशुपति कुमार पारस की बातों को कभी कोई विशेष बात तो नहीं कही, लेकिन ये कहते रहे कि हाँ, पशुपति कुमार पारस हमारे साथ है। इसका सीधा मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उगते सूर्य को प्रणाम कर रही थी। लेकिन वक्त बदला, सब कुछ बदला और चिराग पासवान ने यह प्रूफ किया कि वो ही असली रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं और जो वोट बैंक है वो उनके साथ है। कई सभाओं, कई रैलियों में, या कहा जाए तो अधिकांश रैलियों में, कोई भी ऐसी रैली और सभा उनकी नहीं हुई जिस सभा में वो एक नेता के रूप में सामने नजर नहीं आए और लोगों ने दीवानगी की हद तक उन्हें समर्थन देने की बात नहीं कही। इन सारी बातों के साथ एक बार फिर से वक्त बदला और भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आने लगा कि उसका कद बढ़ रहा है और उसके साथ ही मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक और धड़ा था, जदयू, जो लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा था और नीतीश कुमार बिहार के जाने माने नेताओं में से एक हैं। नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति इतनी तगड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने बौनी रही और कभी भी सांगठनिक रूप से कहा जाए या शब्दों के रूप में कहा जाए, नीतीश कुमार के सामने मजबूती नहीं दिखा पाई। हमेशा नीतीश कुमार के निर्णय और नीतीश कुमार की नीतियों के पीछे ही चलना उसकी नियति बन गई थी। लेकिन इसके साथ भी वक्त ने कहीं ना कहीं एक बदलाव दिया और 2017 के चुनाव के, माफ कीजिएगा, 2015 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में आ गए। यहाँ महागठबंधन के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा तो दूसरे नंबर की पार्टी बन के आए, जो 2010 में 1 नंबर की पार्टी बन करके आए थे और विपक्ष को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इसके बाद कहानी बदली और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सरकार में बड़े भाई की भूमिका के लिए एनडीए के साथ अपना, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। और ये रिश्ता किस तरह से चला सभी जानते हैं। बाहर सत्ता से हो गई भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने सत्ता में ला दिया और इसका इनाम उन्हें मिला भी।
2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीती हुई सीटें भी छोड़ दी और नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका में फिर से बिहार में स्थापित कर लिया और मान भी लिया। लेकिन ये रिश्ता 2020 में एक बार फिर से टूटता हुआ नजर आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तब भी संभाल लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक था, वो ये समझ रहा था कि अब आगे कितना दिन नीतीश, आने वाला समय उनका होगा, और यह स्ट्रेटजी उसी समय से काम करनी शुरू कर चुकी थी। हालांकि इस स्ट्रेटजी को जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मुहिम छेड़े थे, उसके बाद से ही शुरू हो गई थी 2013 और 14 से। लेकिन 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही पोलाइटली नीतीश कुमार के साथ अपना रिश्ता बनाया, और आपको पता होगा कि 2020 के सीट शेयरिंग समझौते में भी नीतीश कुमार बड़े भाई थे, लेकिन चुनाव ने उन्हें बहुत छोटा भाई बना दिया। अगर आंकड़ों की बात करें तो नीतीश कुमार आधा के आसपास आ गए, और भारतीय जनता पार्टी ने तब भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। लेकिन नीतीश कुमार ने यहां से अब अपने अवसान की तरफ देखना शुरू कर चुका था, और जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे अब बिखरने लगा था। नीतीश कुमार का नेतृत्व मजबूत था, उसके बावजूद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ लगातार उनके साथी छोड़ते चले गए, और यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। और भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि अब उसका वक्त आ गया है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रू टाइट करना शुरू किया। वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार बिहार में डोमिनेट कर रहे थे, चाहे वो 90 के दशक से बात कर लें या फिर 2005 से लेकर के 2020 तक नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने वाली भाजपा हो। भाजपा अचानक से इन सारी बातों को समझ चुकी थी, लेकिन इसके बाद स्क्रू टाइट करना नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया, और नीतीश कुमार ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया, महागठबंधन में चले आए और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताने लगे। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में आपको बता दें कि ये रिश्ता चलने लगा, और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि ये इतनी बड़ी संख्या में सत्ता में आ गए हैं कि अब ये लड़ाई किसी दूसरे तरह से लड़नी पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां करने लगी। नीतीश कुमार का प्रबल विरोध करने वाला और मुंह पे जवाब देने वाला दो नेताओं को अपने सामने खड़ा किया, और एक तरफ जहां सम्राट चौधरी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का कमान दिया, जो कि काफ़ी मुखर थे और नीतीश कुमार के सामने खुल करके बोलते थे, हर बात का जवाब उनके पास था, उन्हें कमान दिया। और यहाँ से ये समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों और देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधिपत्य और अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है, बिहार में भी अब वही स्थिति होगी। और धीरे धीरे करके 17 महीने तक ये स्थितियां चली, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आशान्वित थी। एक बार फिर मौका आया, और भारतीय जनता पार्टी का स्क्रू टाइट इतना हो गया कि नीतीश कुमार को महागठबंधन छोड़ना पड़ा और फिर से एनडीए की तरफ आना पड़ा। अब नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। बड़े भाई की भूमिका में लगातार 18-17 वर्षों तक चले नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जब वो लौट करके आए हैं तो उनकी सरकार भी बचाई और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बिठाया। लेकिन इसके साथ साथ 2024 का चुनाव आ गया, और इसमें सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार को सीटें घटा करके ये बता दिया कि नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में है। यहाँ तक कि अमित शाह ने जो बातें कही, वो बातें नीतीश कुमार के लिए इस बात की चिंता पैदा कर रही है, और आने वाले 2024 के चुनाव के बाद की परिस्थितियों का अभी से कहीं ना कहीं फिल्म की जिस तरह से रील चलते हैं और सामने आप देखते रहते हैं, उस तरह से सब कुछ नजर आने लगा है। ये समझ में आने लगा, और इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी और खुद नीतीश कुमार दोनों उस स्थिति में नहीं होंगे कि सरकार चला सकें। अभी भी नीतीश कुमार की पार्टी में लोगों का टूटना जारी है। कल ही आपने देखा कि उनकी पार्टी से अलग होकर के लोग या तो राष्ट्रीय जनता दल या फिर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड कितना कमजोर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने बौना नजर आने लगा है। बड़े भाई की भूमिका में भाजपा का आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार के लिए संकट बढ़ गया है। जनता दल यूनाइटेड के लिए खतरे की घंटी है, और ये कहा जा रहा है, जानकार बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता दल यूनाइटेड का पूरा गेम ही पैक हो जाए। हालांकि
2024 के चुनाव में जो परिस्थितियां बनी है, जो सर्वे आ रहे हैं, उस सर्वे में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार की ताकत भारतीय जनता पार्टी में निहित है। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े हैं और दोनों एक साथ लड़े हैं तो सत्ता के तरफ आए हैं, या नीतीश कुमार अलग से भी लड़े तो भी जिस गठबंधन में रहे उस गठबंधन की सरकार बनी। अब आगे क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन 2024 के चुनाव की रणभेरियां फूकी जा चुकी हैं और नीतीश कुमार अभी तक अपने उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर पाए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार इतने कमजोर हुए हैं कि उनके 16 में से लगभग आधे उम्मीदवार हार की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बैकअप है, इसलिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा। उधर राष्ट्रीय जनता दल जो कर रहा है वो भी आपको देखने को मिला होगा। अब इस बार खेल समझना ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने खेमे में लिया है तो क्या इससे नीतीश कुमार मजबूत हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी गलती होने जा रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर है। इस 2024 के चुनाव में बहुत कुछ देखना है और राजनीति का कई रंग अभी देखना, आना, समझना, सुनना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।